संभल में खुदाई के दौरान तीन मूर्तियां मिली हैं। कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। कुएं से पार्वती, मां पार्वती, गणेश की मूर्ति मिली है। तीनों मूर्तियां प्रशासन को सौंपी गई हैं। तो ये जो प्रशासन की ओर से मूर्तियां दिखाई जा रही हैं, मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां मिली हैं। कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। और पुनीत शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब मूर्तियां मिली उसके बाद पुनीत की रिपोर्ट पुनीत ने भेजी है, आपको दिखाते हैं। एक और मूर्ति है जो कि निकली है कुएं के अंदर से। गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है। गणेश जी की ये मूर्ति है, हालांकि खंडित नहीं है, और इस मूर्ति को फिलहाल कुएं से निकाला गया। आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति है वो इसी कुएं से निकली है। तकरीबन 25 फीट नीचे जो कुएं की खुदाई के दौरान ये तीसरी मूर्ति निकली है। इससे पहले मां पार्वती जी की और इसके अलावा मां लक्ष्मी जी की भी मूर्ति इस कुएं से निकल चुकी है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल। और पुनीत शर्मा ने तीनों मूर्ति निकलने के बाद वहां मौजूद पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी से भी बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। डिप्टी एसपी अनुज चौधरी हमारे साथ मौजूद है संभल में। सर ये बताइए कि कुएं की खुदाई भी की जा रही है, अब तक कितनी मूर्ति मिली है? अभी पता चला है 3 मूर्ति मिली है, तो उसकी आगे जांच की जा रही है। अभी खुदाई जारी रखेंगे लगातार? हाँ, चल रही है जांच, खुदाई चल रही है। तो यहाँ पर इस वक्त डिप्टी एसपी अनुज चौधरी भी पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि मंदिर, ये वही मंदिर है जो लगभग 400 साल पुराना बताया जा रहा है और अब ये 46 साल के बाद खुला। आप देखेंगे कि यहाँ पर खुद जो पुलिस प्रशासन अब यहाँ पर पहुंच गया। 3 मूर्तियां मिलने के बाद माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्तियां इस वक्त यहां पर मिली हुई हैं और अब पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा है। लगभग 25 फीट तक कुएं को खोदा गया है और इसके अलावा जो है लगातार पिछले कुछ देर में जो 3 मूर्तियां हैं वो यहां पर मिल चुकी हैं। यही वो कुआं है जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये रस्तोगी परिवार यहां से पानी निकाल करके मंदिर में पूजा करता था, लेकिन उसके बाद जो कुआं है इसको पाट दिया गया और इस कुएं के ऊपर गाड़ियां खड़ी की जाती थी। लेकिन जब प्रशासन ने अब यहाँ पर कुएं की खुदाई की है तो तकरीबन 25 फीट नीचे खोदने के बाद यहां से 3 मूर्तियां मिली है। मां पार्वती जी की, गणेश जी की और कार्तिकेय जी की ये मूर्तियां बताई जाती हैं। और अब जो डिप्टी एसपी संभल अनुज चौधरी हैं वो और एएसपी यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल 3 मूर्तियां जो हैं वो यहां से बरामद की जा चुकी हैं और खुदाई लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मंदिर के आसपास जो है वो भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मंदिर के अंदर कीर्तन किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। पूजा अर्चना लगातार यहां पर की जा रही है। कुएं की खुदाई लगातार जारी है। अभी तक 3 मूर्तियां इस कुएं से मिल चुकी हैं और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि और नीचे तक खोदे। देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कुएं से और कितनी मूर्तियां मिलती हैं। कैमरामैन। तो पुनीत की आपने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी और यहाँ पर आज का जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि 3 मूर्तियां मिली हैं और जब कुएं से निकाली गई खुदाई के दौरान उस वक्त की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब तक अपडेट क्या मिला है संभल मंदिर मामले में? 5 बड़े अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पहला ये कि कुएं की खुदाई में 3 मूर्तियां आज मिली हैं। दूसरा अपडेट आपको बताते हैं, मां पार्वती की 2 और 1 गणेश मूर्ति मिली है, जैसा कि पुनीत ने बताया। तीसरी जो अपडेट मिल रहा है, तीसरा अपडेट, कुआं 400 साल पुराना होने का दावा भी किया जा रहा है। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की एएसआई को चिट्ठी भी गई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी गई है। अभी भी कुएं की खुदाई चल रही है, तो संभवतः कुछ और निकला जा सकता है कुएं की खुदाई के दरमियान। और एक और रिपोर्ट पुनीत शर्मा की आपको दिखाते हैं कि जब ये मूर्तियां मिली उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, क्या हलचल थी। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल के खग्गूसराय में मंदिर के पास जो कुआं मिला, उस कुएं में आज खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां मां पार्वती और मां लक्ष्मी की हैं। ये जो कुआं है वो मिला था, पहले इसके ऊपर पूरी तरीके से मिट्टी थी, इसको पटा हुआ था ये कुआं, लेकिन इसके बाद प्रशासन यहां पर पहुंचा और कुएं की खुदाई को शुरू किया गया है। तकरीबन 25 फीट नीचे आप देखेंगे ये कुआं खोदा गया और इसी खुदाई में 25 फीट नीचे ये मूर्तियां मिली। इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो खुदाई कर रहे थे। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह नाम है। वीरपाल सिंह, क्या मिला आपको? ये माँ, जब हम खोदते पहुंचे अंदर इसके तो माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकली इसके अंदर से जी। 2 मूर्ति निकली? दोनों मूर्ति निकली और खंडित हैं, वो खंडित मूर्ति जी, है। जी, जी।
तो मिट्टी में पूरी तरीके से दबी हुई हाँ, थी? पूरी मिट्टी से दबी हुई थी। 18-20 फीट की गहराई कर चुके हैं हम इसके अंदर। अच्छा, और ये कितनी पुरानी लग रही है, मतलब बहुत पुरानी लग रही है हाँ, मूर्ति? पुरानी 50-60 साल पुरानी है लगभग। लगभग पुरानी जी, है। जी। तो मूर्तियाँ क्या की फिर आपने, जब आपने देखा मिट्टी में? मैंने ऊपर भिजवा दी रख के वो, और वो प्रशासन को दे दी गई। प्रशासन को? तो मिट्टी में पूरी तरीके से लिपटी हुई थी? हाँ, मिट्टी में अंदर दबी हुई थी अंदर। दबी हुई थी। जी, तो माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की मूर्ति आपने देखा? जी जी जी। तो कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति रही होंगी ये लगभग? छोटी मूर्ति हैं वो, वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा, जी जी। खंडित हैं दोनों मूर्तियाँ? खंडित हैं। तो खुदाई के दौरान जब पहली बार देखा गया इन मजदूरों की ओर से मूर्ति को, पुनीत उनसे बात करते हैं। संवाददाता पुनीत शर्मा ने मौके पर मौजूद संभल के जो एडिशनल एसपी हैं उनसे भी बातचीत की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। संभल में कुएं से 3 मूर्तियां अभी तक बरामद हो चुकी हैं। 25 फीट तक खुदाई के दौरान जो 3 मूर्तियां वो ये बरामद की गई। आप देखेंगे कि ये जो खंडित मूर्ति है ये कार्तिकेय जी की है, इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी की जो खंडित मूर्ति है, और इसके अलावा गणेश जी की जो मूर्ति है वो, ये 3 मूर्तियां हैं जो कि फिलहाल ये यहाँ से मिली है। और अब इन मूर्तियों को सर्वे के लिए आगे भेजा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है और इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। एएसपी और डिप्टी सीओ अनुचक सर ये बताइए कौन कौन सी मूर्तियां हैं ये कुछ खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में ठीक से जानकारी की जा रही है, और प्रथम दृष्टया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही हैं। और जो गणेश जी की और कार्तिकेय जी की है? हाँ, और खंडित है, संगमरमर की भी मूर्ति है जो खंडित है। अच्छा, तो अब ये इनकी कार्बन डेटिंग भी कराई जाएगी सर? हाँ, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। तो जाहिर तौर पर नियमानुसार ये जो मूर्तियां हैं ये फिलहाल बताया जा रहा है कि कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की, माँ पार्वती की मूर्ति है। फिलहाल ये खंडित मूर्तियां भी हैं, एक मूर्ति जो है वो संगमरमर की भी है। अब इन मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग फिलहाल की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा है और अब इन मूर्तियों की जांच करेगा। 25 फीट की गहराई में कुएं से ये जो मूर्तियां हैं वो फिलहाल यहाँ से बरामद की गई है। लगातार मूर्तियां जो निकलने का सिलसिला है वो जारी है। कुएं की खुदाई भी इस वक्त जारी है और वहीं जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और कीर्तन भी यहाँ पर जारी है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल। तो पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि नियमों के अनुसार अब इसकी पूरी जांच होगी, आगे की कार्रवाई होगी। यूपी के संभल में 46 साल बाद खोले गए मंदिर की कार्बन डेटिंग कराने की अब मांग भी की जा रही है। संभल के जो डीएम हैं उन्होंने ASI को कार्बन डेटिंग टेस्ट के लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कुएं की भी कार्बन डेटिंग टेस्ट कराने की मांग की गई है। इसी बीच आज कुएं की खुदाई के दौरान माता पार्वती की मूर्ति और भगवान गणेश की मूर्ति मिल गई। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या इसकी कार्बन डेटिंग होती है, कितने साल पुराना ये कुआं है, और फिर कार्बन डेटिंग से दरअसल इसकी उम्र का पता लग पाता है। और एक और बड़ी बात, ये संभल में मिली मूर्तियों पर एक बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि कुएं में कार्तिकेय की भी मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलने के बाद कुएं की खुदाई रोकी गई है। भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्ति मिली है, जो ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और अभी खुदाई जो है वो रोकी गई है, जो जानकारी मिल रही है। और ज़्यादा अपडेट इस वक्त लाइव अपडेट के लिए पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, अभी खुदाई के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है, एक बात। दूसरी बात, पुलिस को जब हमने सुना तो वो कह रहे हैं नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। तो नियम क्या कहते हैं, आगे क्या क्या होगा अब जाँच में? बिल्कुल, देखिए यही वो कुआं है जहां पर खुदाई की जा रही थी। लगभग 22 फुट तक जब खुदाई हुई है तो उसके बाद यहां पे सबसे पहले जो मां पार्वती जी की मूर्ति मिली, कार्तिकेय जी की मूर्ति मिली, एक मूर्ति खंडित थी, और उसके बाद थोड़ी देर पहले अभी यहां पर गणेश जी की भी एक मूर्ति मिली है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी एसपी अनुज चौधरी मौजूद है। सर ये बताइए कि कितनी मूर्तियां मिली हैं, किन किन की मूर्ति मिली है? यहाँ 3 मूर्ति मिली हैं और तीनों खंडित हैं। एक माँ लक्ष्मी की, एक कार्तिकेय भगवान की और गणेश जी की। अच्छा, तो सर क्या कार्बन डेटिंग के लिए भी भेजा जाएगा इनको? हाँ, अभी इनके बारे में SDM साहब हैं और DM साहब के इनके माध्यम से भेजा जाएगा। तो अभी फिलहाल जो कुएं की खुदाई को रोक दिया गया, अभी थोड़ी देर पहले मूर्ति बनी है, तो क्या फिर अभी आगे की तरफ खुदाई की जाएगी? हाँ, अभी इसलिए रोक दिया गया कि काफ़ी गहरा हो गया कुआं, तो इसके बाद चारों तरफ बैरिकेडिंग करके उसके बाद शुरू करेंगे ताकि कोई गिर ना जाए। अच्छा, आज ही खुदाई शुरू करेंगे इसको? हाँ हाँ, शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी उम्मीद लग रही है कि और भी मूर्तियां मिलने की आशंका है। भीड़ को भी हटाया जाएगा क्या? हाँ, भीड़ तो साइड में ही है अभी भी, बाकी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। जब अभी मिल रहा है तो आगे मिल सकता है।
पूजा पाठ लगातार इसी तरीके से चालू रहेगी मंदिर में? हाँ, चालू रहेगी, बिल्कुल चालू रहेगी। ठीक है, यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था की जाएगी, पुलिस रहेगी फिलहाल यहाँ पर? पुलिस की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। जाहिर तौर पर डिप्टी एसपी अनुज चौधरी, ये वो कुआं है जिसको खोदा जा रहा था और यहाँ से पहले 3 मूर्तियां मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए आप, ये जो मंदिर है, ठीक मंदिर के सामने ये कुआं था और यहाँ पर अब पूजा पाठ भी कुएं पे शुरू की गई है। ये देखिए आप, यहाँ पर बाकायदा गंगा जल छिड़कने के बाद इस कुएं के ऊपर श्रद्धालुओं ने आकर के दिया भी यहाँ पर लगा दिया है। पूजा पाठ भी अब इस कुएं की शुरू हो गई है। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का भी कहना है कि कार्बन डेटिंग के लिए भी मूर्तियों को भेजा जाएगा, जिससे पता चल पाएगा कि ये मूर्तियां कितनी पुरानी है। जो 3 मूर्तियां मिली हैं उनमें एक मूर्ति संगमरमर की है जो कि कार्तिकेय जी की है, जो कि खंडित है। इसके अलावा जो गणेश जी की मूर्ति है वो भी मिली है और मां पार्वती जी की भी जो मूर्ति मिली है वो भी खंडित है। 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियां खंडित मिली हैं। और ये जो कुआं है, बताया जा रहा है जो रस्तोगी परिवार के विष्णु शरण रस्तोगी है, वो दावा कर रहे हैं कि ये जो कुआं है वो उन्हीं के घर कुनबे का था। लोग यहाँ से पानी निकाल करके मंदिर में पूजा पाठ करते थे, यहाँ कोई नल नहीं होता था, लेकिन अब इस कुएं को पाट दिया गया था और उसके बाद से जो कुआं है उसके ऊपर गाड़ियां खड़ी होती थी। लेकिन जब खुदाई की जा रही है तो इस खुदाई के अंदर से 3 मूर्तियां भी मिली हैं जो कि शिव परिवार की मूर्तियां हैं। आपके पास आऊंगी और जिस परिवार की बात हो रही है, विष्णु रस्तोगी की बात हो रही है, क्योंकि 70 के दशक में बताया गया कि दंगे हो गए थे। TV9 से खुद विष्णु रस्तोगी ने कहा है, संभल के विष्णु रस्तोगी ने, दंगों से भयभीत हो गए थे परिवार के लोग, दंगों की वजह से मोहल्ला तक छोड़ दिया था। और अब ये लेटेस्ट अपडेट मिला है कि जब मंदिर खुला उसके बाद कुएं की खुदाई हुई, उसके बाद ये मूर्तियां मिली हैं। पुनीत शर्मा ने ही बातचीत की है विष्णु रस्तोगी से, क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। विष्णु जी, इस मंदिर की कहानी क्या है? ये मंदिर तो हमारा जन्म से हमने वहाँ देखा है। मंदिर, मेरी आयु 82 साल है और हमने अपने जन्म से ये मंदिर वहाँ अपने मोहल्ला खग्गूसराय में देखा है। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा, वो सब यहाँ हमें पूजा करने आते थे। इसी मंदिर के साथ एक कुआं था और पीपल का पेड़ था। तो सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती थी। मैं तो अपने बचपन में इस मंदिर में आया हूँ और यहाँ हालांकि मूर्तियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन हमारी कुल देवी का मंदिर था तो बड़ी अटूट आस्था थी इस मंदिर से हमारी। ऐसा लगता था पूरे मोहल्ले के प्राणी इस मंदिर में बस गए। सुबह शाम यहाँ लोग दर्शन करने आते थे और शाम को जो मंदिर के सामने कुआं है इस पर बैठ कर भजन कीर्तन भी होते थे। मोहल्ले की महिलाएं यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करती थी कुएं पर बैठकर, और मंदिर में सुबह शाम आरती तो होती थी। लेकिन वो हम लोग तो पहले चले आए थे, हमने अपना रिहाइश दूसरी जगह कर ली थी। लेकिन 78 के बाद जो यहाँ बलवा हुआ और सामूहिक नरसंहार हुआ और हमारे पड़ोस में एक हिंदू के गोदाम में आग लगा दी गई, अंगन लाल जी के गोदाम में, तो लोग दहशत में आ गए और फिर लोगों ने अपना वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो वो जो गली थी खग्गू सराय की, उस गली में क्या सिर्फ रस्तोगियों के घर थे, हिंदुओं के ही घर थे, पूरा आपका ही कुनबा वहाँ पर था, या कोई मुस्लिम इलाके के लोग भी वहाँ पर रहते थे? चारों तरफ हमारे मुस्लिम थे। हमारे 40 परिवारों के अलावा पीछे पूरी मुस्लिम बस्ती थी। हाँ, लेकिन भाईचारा था। लेकिन वो जो गली थी जो मंदिर के आसपास का था, वहाँ सिर्फ आपका परिवार रहता था? वहाँ सब हमारा परिवार था। 40-42? हाँ, 40-42 परिवार थे। विष्णु रस्तोगी जी से बातचीत कर रहे थे पुनीत शर्मा, और उनसे पूरा पूछा कि 70 के दशक में जब ये हुआ था तो उन्होंने कहा कि दंगों की वजह से दहशत में आ गया था परिवार, पूरा मोहल्ला ही छोड़ दिया। पुनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संभल से। पुनीत, इस मामले में डीएम ने भी चिट्ठी लिखी है एएसआई को और इसमें मांग की गई है कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग से असलियत सामने तो आएगी, लेकिन इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? इस चिट्ठी में क्या कुछ और मांग कही गई? देखिए, जाहिर तौर पर ये मंदिर के ऊपर तमाम दावे किए जा रहे हैं। जो रस्तोगी परिवार है उसका कहना है कि 400 साल पुराना मंदिर था और इसके ऊपर बाकायदा छज्जा बनाया गया। जो पीछे का रास्ता था उसको अतिक्रमण कर लिया गया जहां से परिक्रमा की जाती थी, और 46 साल से इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हुई थी, जो कि अब शुरू हो गई है। तो मंदिर की असलियत क्या है ये जानने के लिए अब बाकायदा जो पुराने सरकारी दस्तावेज हैं उनको निकाला जा रहा है कि ये मंदिर सबसे पहले जो जमीन थी वो किसके नाम पे था, किसने इस जमीन को दान
दान दिया, जो कि रस्तोगी परिवार का कहना है कि उनके ही खानदान के लोगों ने पुनीत, हम बहुत देख सकते हैं सैकड़ों वहाँ साल पे पहले पूजा भी इसको शुरू दान हो दिया गई गया है। था और ये मंदिर बनाया अगर गया आप था। बातचीत और कर पाए बिल्कुल देखिए पूजा पाठ, बिल्कुल पूजा पाठ शुरू होने के साथ यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो गया। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम जो लोग हैं पूजा पाठ अब यहाँ पर रोज करेंगे आप? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए आप? हाँ। स्पेशली मंदिर में दर्शन करने आए आप? नहीं, अपने पियर आए थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे दर्शन करने आए आप? हाँ, दर्शन करने आए हैं। पूजा पाठ भी करी आपने यहाँ पे? हाँ, पूजा भी की। तो जाहिर तौर पर इन्होंने भी पूजा पाठ करी और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं खासतौर से यहाँ पे आ रही है। आप कहाँ से आई हैं? पूजा पाठ करने आए हैं आप लोग? जी, हम लोग सरायतरीन से आए हैं। सरायतरीन से आए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे आप? जी, अब कभी कभी तो आएंगे ही, बाहर से हैं तो। 3 मूर्तियाँ मिली हैं, 3 मूर्ति मिलने पे क्या कहेंगे आप? भगवान ने दोबारा ही अवतार लिया है, एक तरह से मंदिर खुला है हमारा तो। दोबारा अवतार लिया है। और दोबारा ही वो हुआ है। एक तरह से योगी महाराज ने जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब दोबारा संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, पुराना सनातन धर्म जागृत हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मूर्ति मिली है। 3 मूर्ति कुआं से मिली है जो बहुत काफी प्राचीन है। ये जानकारी है कि ये मंदिर 200 साल पुराना लगभग है और ये इसका अतिक्रमण कर रखा था कुछ लोगों ने, वो प्रशासन ने ओपन किया है। जो भी अधिकारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा का राज है, राम राज आने वाला है। तो ऐसे ही कीर्तन चालू रहेगा? हाँ, ऐसा ही कीर्तन चालू रहेगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बाकायदा कीर्तन शुरू हो चुका है। मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उनकी लाइनें लगी हैं। आप देखेंगे दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए बाकायदा सुबह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इस तरीके से आप भी पूजा पाठ करने आए? हाँ, पूजा पाठ करना है। अब यहाँ रोज आएंगे पूजा पाठ? अब रोज आएंगे हम। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 400 साल पुराने मंदिर का इतिहास था उसको अब प्रशासन पता करने के लिए तमाम दस्तावेजों को निकाल रहा है, कार्बन डेटिंग करा रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उन्होंने शनिवार को मंदिर पुनीत, मिलने अगर के आप बाद से ही इन लोगों से पूछ पाए, कुछ स्थानीय भी हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं, अगर आप इनसे पूछ पाए कि इससे पहले आपको इस जगह के बारे में, इस मंदिर के बारे में पता था, क्योंकि खुदाई भी शुरू हुई, क्या पहले से जानकारी थी लोगों को? अगर आप पूछ पाए इनसे। आप भी यहाँ पे आए हैं मंदिर पे, तो आप इन लोगों से पूछते हैं, आप मंदिर आए हैं, कभी इस मंदिर के बारे में पहले कोई जानकारी थी आपको? नहीं जी, कभी कोई जानकारी नहीं थी हमें। कभी कोई सुना नहीं आपने? कभी नहीं कभी आप यहीं संभल के रहने वाले हैं? नहीं कभी नहीं सुना। आप मंदिर का सुन के आए हैं? हाँ, मंदिर का सुनकर आए। इनसे पूछते हैं, आप यहीं संभल के रहने वाली हैं? जी। आपने कभी पहले इस मंदिर को देखा था या सुना था? नहीं, सुना भी नहीं था, देखा हमने 3-4 दिन से ही पता चलिए। हम सुबह भी आए थे दर्शन के टाइम पे और अब सुबह दर्शन सही नहीं हो पाए, अब इस टाइम आए हैं, दर्शन बहुत अच्छे आप हुए। संभल की रहने वाली हैं? हाँ जी। आपने कभी इस मंदिर को पहले देखा या सुना था इसके बारे में? हाँ जी। सुना था? यहाँ पे पहले मंदिर है? हाँ, मंदिर है। तो ये बंद रहता था? बंद रहता था। बंद रहता था। आपने कभी इस मंदिर के बारे में पहले सुना था? हाँ, सुना था, बंद रहता था। ये बंद रहता था, यहीं रहते हैं हम आतिम खराब में। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? तो ये आपने देखा इस मंदिर को बंद? देखा ना हमने कभी। सुना था बस ये कि बंद रहता है यहाँ पे मंदिर? अच्छा, हम तो यहीं रहते हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं, कुछ का कहना है कि सुना था कि मंदिर बंद रहता है, कुछ का कहना है कि पहली बार देखा है। तो कुल मिलाकर के जो इलाका है उस पूरे इलाके में इस वक्त जो भक्तों की भीड़ है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और लोग यहाँ पर प्रसाद चला रहे हैं। जो कुआं है उस कुएं पे भी पूजा अर्चना फिलहाल की जा रही है। जी पुनीत, तो स्थानीय लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब मंदिर खुला 46 सालों बाद खुला, उसके बाद ये जब खबर देखी लोगों ने, उसके बाद अब यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लग गई है। जैसा कि पुनीत महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल है, ये बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी चेयरमैन की कैसे दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि एक बड़ी तस्वीर सामने आई और सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। दरअसल बीपीएससी चेयरमैन के दावों की पोल खुली है। चेयरमैन ने पेपर की सुरक्षा का दावा किया था, कैमरे के सामने किया था। TV9 रिपोर्टर रूपेश कुमार ने ही पोल खोल दी। कैसे कि कैमरे पर एक झटके में ये पेपर का जो पैकेट है वो एक झटके में ही फट गया। दावा था कि पेपर का पैकेट फट नहीं सकता, इतनी सुरक्षा होती है, इतनी गोपनीयता होती है। लेकिन रूपेश कुमार ने जब एक पैकेट लिया जिसमें पेपर थे, वो एक झटके में ही फट गया। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे।
कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। ये फाड़ने पर भी नहीं चदरा वाला होता है। अच्छा सर, इसको फाड़िए तो फटेगा। नहीं फट रहा है। फाड़िए तो, अरे ये तो फट गया। तो पोल कैसे खुल गई ये तस्वीरों में आपने देखा। दरअसल 13 दिसंबर को हुए हंगामे के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दावा किया था, जैसा कि आपने सुना, कि प्रश्न पत्र इतने फुल प्रूफ होते हैं कि वो फट ही नहीं सकते हैं, कोई लीकेज नहीं हो सकता। उन्होंने गलत दावे करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इसके बाद जब रूपेश कुमार हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और वो क्वेश्चन पेपर का पैकेट एक झटके में उनके हाथ में जब आया तो एक झटके में फट गया बिना किसी अड़चन के। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सवाल खड़े करती है दरअसल सिस्टम पर कि खुलेआम इस तरह से दावा किया जाता है, लेकिन उस दावे पर कैसे पोल खुल जाती है ये रूपेश ने साबित कर दिया है इन तस्वीरों में। रूपेश हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। रूपेश, ये सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब दावा किया जाता है, आपने इस चुनौती को स्वीकार किया, आपने वो क्वेश्चन पेपर का बंडल लिया और वो एक झटके में खुल गया। ये बताता है कि ये जो दावे किए जाते हैं इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं होती है, इसमें खामियां हैं। देखिए बिल्कुल निधि, और 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहला ये कि पेपर लीक नहीं हुआ था। दूसरा ये कि हंगामा खड़ा करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई। और तीसरा ये कि आयोग की तैयारियां भी पुख्ता नहीं थी। और हद तो ये है कि तैयारियों का जो दावा किया गया, जिसे अनब्रेकेबल नाम दिया गया, जिस पैकेट को लहरा लहरा कर चुनौती दे रहे हैं, और कोई चुनौती कोई आम कर्मचारी नहीं दे रहा है बीपीएससी का, बीपीएससी के चेयरमैन मीडिया के कैमरों के सामने चुनौती दे रहे हैं कि इस पैकेट को कोई फाड़ कर दिखलाए, और वो बगैर किसी अतिरिक्त श्रम के पैकेट फट गया मेरे हाथों से। और ये बतलाता है कि किसी ने ये इतला मतलब करने की कोशिश भी नहीं की कि ये पैकेट को फाड़ कर जरा देखा जाए, क्या वाकई जिसे अनब्रेकेबल कहा जा रहा है, आयोग के अधिकारियों ने या चेयरमैन ने खुद भी ये अपने तरीके से एक मुतमईन नहीं हुए थे कि क्या वाकई ये पैकेट जो है ये अनब्रेकेबल है। और ये कैमरे के सामने हमने दिखला दिया कि किस तरीके से जो दावा किया जा रहा है वो दावों की सच्चाई क्या है। और वो उसके पहले जब मीडिया ब्रीफिंग हुई थी उस समय भी ये दावा किया गया था। परीक्षा के पहले जो प्रशासन के साथ जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था कि 273 का जो पैकेट है वो हर कमरे में, चूँकि हर कमरे में जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 छात्रों के बैठने की एक कमरे में व्यवस्था की गई थी और पैकेट भी उसी तरीके से तैयार किया गया था। जिला प्रशासन को भी बीपीएससी ने यही कहा था कि ये पैकेट अनब्रेकेबल है, लिहाजा इस बार या तो बीपीएससी के स्तर से या बीपीएससी के बाद जब प्रशासन के हाथों में जाएगा तो किसी के हाथ से ये पैकेट फट नहीं सकता है, लिहाजा पैकेट से पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और पेपर लीक की गुंजाइश को समाप्त करने के उद्देश्य से एक तथाकथित अनब्रेकेबल पैकेट तैयार किया गया, लेकिन वो अनब्रेकेबल पैकेट इतना ब्रेकेबल था कि हल्के झटके से ही वो पैकेट फट गया। ये बतलाता है, और ये गनीमत रही कि पेपर लीक उस पैकेट से नहीं हुआ, पेपर लीक अलबत्ता नहीं हुआ, लेकिन जो दावे किए गए थे और पेपर लीक न हो इसके लिए जो तैयारी की गई थी वो तैयारी बिल्कुल नाकाफी थी। और उस नाकाफी तैयारी को जांचने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सबसे इस पूरे प्रकरण में, पैकेट प्रकरण में खासकर, बीपीएससी प्रकरण में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पैकेट प्रकरण में सबसे अहम और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनब्रेकेबल नाम देने के पहले बीपीएससी के अधिकारियों ने, बीपीएससी के चेयरमैन ने उसकी पुख्ता तैयारी और उसकी पुख्ता मजबूती को जांचने तक की कोशिश नहीं की गई और ये मान लिया गया कि ये फट नहीं सकता है, लिहाजा जो पेपर लीक के जो होल हैं उन्हें ढक दिया गया है और पेपर लीक अब नहीं हो सकता है। गनीमत रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आज बैठक हो रही है, चूंकि जिला प्रशासन ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिलाधिकारी ने जांच किया था। सबसे पहले जो जिस सेंटर पे हंगामा हुआ वहाँ जिलाधिकारी गए थे और उन्होंने एक बच्चे को तमाचा भी लगाया था। बड़ी बात आप कह रहे हैं रूपेश, ये दावे की किरकिरी है
जो कि सिस्टम से सवाल उठाती है। सामने दावा किया जाता है कि परीक्षाएं फुल प्रूफ कराई जाती हैं, लेकिन लीकेज खुद सामने आ गया और खुद एक्सपोज हो गए बीपीएससी के चेयरमैन जब इस तरह से पैकेट अचानक से खुल गया जिसमें क्वेश्चन पेपर थे। ये बताता है कि कितनी सिस्टम में खामियां सामने आ रही हैं। शुक्रिया रूपेश आपका जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर ये कि ईवीएम के मुद्दे पर जो इतना शोर मचाया जाता है विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन में ही तकरार देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की ईवीएम मुद्दे पर विपक्ष को खरी खरी सामने आई है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को उमर अब्दुल्ला ने नसीहत दे डाली है। चुनावी परिणाम को स्वीकार करके ईवीएम पर रोना बंद करें, मैंने कभी मशीनों को दोष नहीं दिया, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. And if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है, तो ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर अब कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने कहा कि अपने फैक्ट दुरुस्त करें उमर। एसपी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट ने ईवीएम का विरोध किया है, ये मणिकम टैगोर का कहना है। सीएम बनने के बाद सहयोगियों के लिए ऐसा रवैया क्यों? उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए हैं तो सहयोगियों के लिए ऐसा रवैया क्यों बरता जा रहा है? मणिकम टैगोर ने सवाल उठाए हैं उमर अब्दुल्ला पर। वर्किंग कमेटी का स्टैंड देखना चाहिए था और कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का स्टैंड बहुत क्लियर है। इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन का भाजपा का साथ का पार्टीशन चीज का ऊपर हमारा बात है। हम वर्किंग कमेटी का बात कहीं भी हम ईवीएम का बात नहीं कर रहे हैं, बट हमारा साथी अखिलेश जी और साथी पवार साहब, साथी ठाकरे साहब, सारे लोगों का ईवीएम का ऊपर उनका नजरिया अलग है। हम हमारा दोस्तों का नजरिया का रेस्पेक्ट करते हैं, बट वो नजरिया हमारा नजरिया नहीं है। ये हमारा उमर अब्दुल्ला जी इस चीज का डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए आपको बताते हैं कि ईवीएम पर अब तक किसने क्या कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया आपको बताते हैं। बैलेट पेपर को लेकर अभियान चलाएंगे, सभी विपक्षी दलों के साथ इस पर विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेक रहा। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जो कांग्रेस की सांसद हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये प्रियंका गांधी ने कहा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनकी ओर से कहा गया ईवीएम की फॉरेंसिक जांच हो, सभी सीट जीतने पर भी नहीं होगा भरोसा, ये कहा गया। शरद पवार, जो कि एनसीपी के रहे, उनके कई देशों ने ईवीएम को त्यागा, चुनाव के तरीकों में बदलाव किया। अभी हाल ही में शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से मॉक पोल कराया जाए, यानी जैसे मॉक ड्रिल होती है वैसे मॉक पोल कराया जाए, ये कहा गया। तो ईवीएम पर इंडिया गठबंधन में रार देखने को मिल रही है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में पीएम म्यूजियम के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। नेहरू के खतों के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल सोनिया गांधी के पास उनकी मां के पास मौजूद पत्र लौटाने की मांग की गई है। नेहरू से जुड़े जो चिट्ठी है, जो पत्र है, पीएम म्यूजियम को लौटाने की मांग की गई है। पीएम म्यूजियम के सदस्य और इतिहासकार हैं रिजवान कादरी। पहले सोनिया गांधी को भी वो लेटर लिख चुके हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पीएम म्यूजियम की है, उसे लौटाया जाना चाहिए। और अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। देखिए वो चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी को लिखी गई है रिजवान कादरी की ओर से, जो कि इस पूरे मामले में देखरेख करते हैं। और उनकी ओर से कहा गया है कि सोनिया गांधी के पास वो चिट्ठियां हैं नेहरू की, जिसे लौटाया जाना चाहिए। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को।
एक नया विवाद है। इससे पहले याद दिलाया गया था सोनिया गांधी को भी कि आपको ये लेटर वापस करने होंगे। ये प्रॉपर्टी है दरअसल पीएम म्यूजियम की। और देखिए आपको वो चिट्ठी विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी को जो लेटर गया है, नेहरू का खत लौटाने की मांग की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खत लौटाने की मांग की गई है। किस किस का लेटर मांगा गया है आपको बता दें। एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा आसिफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम, गोविंद वल्लभ पंत, इनका कहा गया है कि लेटर लौटाया जाना चाहिए। कादरी ने, जो रिजवान कादरी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। नेहरू से जुड़े लेटर लौटाएं, प्रधानमंत्री म्यूजियम को ये लेटर लौटाए जाने चाहिए। सोनिया गांधी के पास ये लेटर्स मौजूद हैं, ये चिट्ठियां मौजूद हैं। नेहरू मेमोरियल के सदस्य हैं रिजवान कादरी, उनकी ओर से कहा गया है कि म्यूजियम को लौटाए जाने चाहिए। तो ये एक बात है, ये जो चिट्ठी वाली बात है वो निकलकर सामने आई है कि रिजवान कादरी ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी को क्या कुछ लिखा है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली रोकी गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, विधानसभा की तरफ जाने से पुलिस ने रोका है। किसानों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गेहूं धान की एमएसपी को लेकर दरअसल विरोध प्रदर्शन किया गया था किसानों की ओर से, और अब पुलिस ने रोका इस रैली को। आज से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इस बीच जो ये ट्रैक्टर रैली चल रही थी किसानों की, इसे रोका गया है। जो कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली थी उसे रोका गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसानों को भी जोड़ लिया है कांग्रेस ने। ट्रैक्टर रैली के जरिए मोहन यादव सरकार से कांग्रेस किसानों के लिए गेहूं धान की एमएसपी बढ़ाने को लेकर मांग कर रही है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे बढ़ाने पर मांग कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये ट्रैक्टर रैली थी, कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली थी। कई किसानों ने इस रैली में हिस्सा लिया, लेकिन शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है विधानसभा का मध्य प्रदेश का, तो इस रैली को रोका गया है। और अब दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन एक तरफ है और ये किस लिहाज से अहम है इसे हम आपको दिखाएंगे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और ऐसे में कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। मोहन यादव सरकार का घेराव करने के लिए विधानसभा तक ट्रैक्टर रैली निकालना चाहती थी, जिसे पुलिस ने इस दावे के साथ रोक दिया कि रैली की अनुमति इजाजत नहीं ली गई है कांग्रेस की ओर से। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो बहुत अहम है और अब इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि कांग्रेस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो इस वक्त ट्रैक्टर से विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। ये तमाम विधायकों को आप देख रहे हैं, जितने भी विधायक हैं ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं। खाद्य संकट को लेकर ये प्रदर्शन, देखिए, एक साल से भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों, नौजवानों, महिलाओं के सम्मान के नाम पे सिर्फ छलावा कर रही है। इस लड़ाई के लिए कांग्रेस का एक एक विधायक कार्यकर्ता आज एकत्रित है और हम सड़क से लेकर सदन तक किसान के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं, क्योंकि किसानों को हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन लाइन में लगे रहे, उनको खाद नहीं मिली और मिली तो नकली खाद मिली। इसलिए हम सब मजबूरन सड़क पर हैं और सदन तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब ट्रैक्टर से ये रैली निकल रही है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानते हैं साहब, इस बार रबी फसल की बोनी में जो संकट रहा है डीएपी का, जो संकट रहा है यूरिया का, प्रदेश के इतिहास में कभी पहले इतनी खराब व्यवस्था नहीं थी। कहीं ना कहीं सीधा इसमें पोल खुली है मोहन यादव जी की। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस रैली को यहीं पर रोक दिया है। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। पुलिस का कहना है कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी और इसी के चलते कांग्रेस विधायकों को फिलहाल आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। तो आपने शुभम गुप्ता की रिपोर्ट देखी। अब आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो एक सिस्टम घोटाले का बन गया है और बड़ी दुख की बात है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। अपनी जमीन बचाने के लिए कांग्रेस के, भाजपा के लिए जमीन बचाने के लिए कांग्रेस जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। हम कर रहे हैं, बिल्कुल। चलो। और एक बड़ी खबर मिल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने जो विवादों में रहे अपने बयान को लेकर, उन पर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। अपने विवादित बयान का ब्यौरा
एससी पहुंचा है, उनका जो विवादित बयान का ब्यौरा उनसे जवाब देने को कहा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है उनका जवाब, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। वीएचपी के कार्यक्रम में दरअसल जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद वो बहुत ज्यादा विवादों में रहे जस्टिस शेखर यादव, और इन पर अपडेट मिल रहा है कि विवादित बयान का जो पूरा डिटेल है, पूरा ब्यौरा है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने को कहा था, जो जस्टिस यादव की ओर से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपने बयान को लेकर शो कॉज जवाब देने को कहा गया था। ये बयान क्यों दिया गया? हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ब्यौरा दिया है शेखर यादव का, जस्टिस शेखर यादव का, जो वीएचपी का कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया और उस दौरान उन्होंने जो भी बातें कही वो विवादों में रही, विवादास्पद रही, काफ़ी शोर मचा, विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किया गया और इस पूरे मामले पर यह भी टिप्पणी की गई कि एक जस्टिस की ओर से, एक जज की ओर से इस तरह का बयान क्यों दिया गया। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब जो जवाब दाखिल हुआ है वो सामने आया, जो ब्यौरा है वो दिया गया है उन्हीं के बयान का, जस्टिस शेखर यादव के बयान का। और आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश आज 16 दिसंबर को विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन भारतीय सेना और मुक्त वाहिनी के योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश उस एहसान को भूल चुका है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर एक और तीखा हल्ला बोल दिया। हसीना ने यूनुस सरकार की तुलना फासीवाद से कर दी है। बांग्लादेश के हालात को देखकर ये साफ अंदाजा हो गया है कि अब यूनुस सरकार जमात की कठपुतली बन चुकी है, लेकिन लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश को हिंदू मुक्त इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और वहां की सत्ता पर हर तरह से काबिज होना चाहते हैं। सवाल है कि क्या बांग्लादेश का भविष्य जमाते इस्लामी ही है? क्या कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत के विरोध और हिंदुओं के खिलाफ नफरत में बांग्लादेश ने सारी हदें पार कर ली है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की ऐसी पालनहार बन गई है कि इन कट्टरपंथी जमातों के इशारे पर ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी ही मुल्क का मुकद्दर बने हुए हैं, तो क्या अब जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ही बांग्लादेश का भविष्य होंगे? क्या जमात के नेता और मौलाना ही भविष्य में बांग्लादेश का हर विधान तय करेंगे? क्या भविष्य में जमात इस्लामी के हाथ में ही बांग्लादेश की बागडोर होगी? उन्नीस 1971 के एहसानों को भूलकर बांग्लादेश कट्टरपंथ की उस राह पर चल पड़ा है जिसके संचालक जमात इस्लामी जैसे संगठन है। हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म को रोक पाने में नाकाम यूनुस सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सीधे पल्ला झाड़ लेती है।